अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और इनके खिलाफ तहकीकात के बाद इंकशाफात का सिलसिला जारी है। शहर इक़्तिदार में अपोजिशन के सरकर्दा रहनुमाओं के गैर मामूली बैठक हुई है, जहां तमाम बड़ी जमातें हुकूमत के खिलाफ एक सफ़े पर आ गई। क्या हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? ये मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन पहले रुख करेंगे मशरिक़ वस्ता का, जहां जंग के बादल मंडलाते नजर आ रहे हैं। ईरान और इसराइल के हवाले से आने वाली इत्तलात के बाद खदशा है कि तेहरान और तेल अवीव में जंग का तबल बच सकता है। यही वजह है कि मगरबी और यूरोपीय ममालिक जंग रोकने की सरतोड़ कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक ने ईरान को रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने मुश्तरका बयान ने मुतालबा किया था कि ईरान और इत्तेहादी इसराइल पर हमले से बाज रहें, जबकि अमरीका ने तुर्किया पर जोर दिया है कि वो ईरान को कशीदगी कम करने पर आमादा करे। इसराइल के हाथों बैरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शकर की शहादत और तेहरान में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत को 14 रोज बीत चुके हैं, लेकिन इन दो रहनुमाओं की शहादत के बाद खित्ते की सूरत हाल भी यकसर बदल चुकी है। 30 और 31 जुलाई के बाद दीगरे दो शहादतों के बाद जहां हमास से इन शहादतों का बदला लेने का ऐलान किया है, वहीं ईरान ने इस्माइल हानिया की शहादत पर इसराइल को सबक सिखाने का ऐलान कर रखा है। ईरान के इस ऐलान के बाद यूरोपीय यूनियन, G7 और दीगर मगरबी ममालिक ने तेहरान से पुरअमन रहने की अपील की है, जिसे आज ईरान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। सिफारती कोशिशों में नाकामी के बाद कई सवालात खड़े हो रहे हैं। ईरान ने इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेने का आज़म क्यों किया है? ईरान ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? ईरान हमले में ताखीर क्यों कर रहा है? ईरान इसराइल पर कब हमला करेगा? तेहरान के हमले की नौयत क्या होगी? नई ईरानी इंतजामिया जंग के मुतहम्मिल हो सकती है? इसी दौरान आज ही गैर मुल्की खबर रसां इदारे ने रिपोर्ट किया है कि ईरान अगले चंद रोज तक इसराइल पर बराह रास्त हमला कर सकता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि ईरान मुमकिना तौर पर जुमेरात को दोबारा जंग बंदी पर यरगमाली मुआहदे की बातचीत से पहले इसराइल पर बराह रास्त हमला करेगा। बाज़ारान इनकलाब 13 और 14 अप्रैल के मुकाबले में एक बड़ा हमला करना चाहती है। बहुत से ममालिक, जिनमें सऊदी अरब, तुर्की, उर्दन और मुतादिद मगरबी रियासतें शामिल हैं, ने अपने शहरियों से लबनान से इनखला की अपील की है, क्योंकि इन्हें खदशा है कि अगर इसराइल पर बराह रास्त हमला हुआ तो इसराइल लबनान पर शदीद हमला कर सकता है। इसी दौरान मुतादिद एयरलाइंस ने इसराइल, उर्दन और लबनान की ये परवाजें मुअत्तल कर दी। मशरिक़ वस्ता इस वक्त तबाहकुन जंग के दहाने पर खड़ा है और आज अमरीका भी इस जंग में कूद चुका है। अमरीका ने कहा है कि वो ईरान और इसके हिमायत याफ्ता ग्रुप्स की जानिब से मशरिक़ वस्ता में किसी भी बड़े हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमरीका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी के मुताबिक ईरान रवा हफ्ते मुमकिना तौर पर इसराइल पर हमला कर सकता है। हम यकीनन ये नहीं देखना चाहते कि इसराइल अपना दिफा खुद करे, जैसा कि इसने अप्रैल में किया था, लेकिन अगर अब इसराइल पर हमला हुआ तो हम इसराइल के दिफा के लिए उसकी मदद जारी रखेंगे। इसी दौरान अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और इसराइली वज़ीर दिफा के दरमियान तवील तरीन टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसके बाद तारीख में पहली बार अमरीका की सबसे बड़ी फौजी कुव्वत मशरिक़ वस्ता में तैनात कर दी गई है। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में USS अब्राहम लिंकन बहरी बेड़े समेत 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज, कई गाइडेड मिसाइल तबाहकुन बहरी जहाज, F-22 लड़ाका तैयारे और एक हमला आबदोस जिसमें ताकतवर रिवायती मिसाइल मौजूद हैं, भेज दिए हैं। ये मिसाइल ईरान के शहरों को तबाह कर सकते हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि जंगी बहरी जहाज और अब्राहम लिंकन पहले ही जनूबी बहरे चीन के करीब पहुंच चुका है और इसे मशरिक़ वस्ता पहुंचने में मजीद एक हफ्ता लगेगा, जिससे जाहिर होता है कि इस बहरी बेड़े को पहले ही मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया था। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अगर इस हफ्ते इसराइल ने हमास अमन मुआहदा हो जाता है तो ईरान बराह रास्त हमला नहीं करेगा। अगर गजा मुज़ाकरात नाकाम हो गए या ईरान को यह लगा कि इसराइल मुज़ाकरात में ताखीर कर रहा है तो ईरान हिजबुल्लाह के साथ मिलकर बराह रास्त हमला करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक ताहाल ज़राए ने यह नहीं बताया कि ईरान मुज़ाकरात की पेशरफ्त के लिए कितना वक्त देगा। रॉयटर्स के जराए के मुताबिक तेहरान मुज़ाकरात का मौका देगा, लेकिन इसराइल पर हमले के अपने इरादे को तर्क नहीं करेगा। एक जानिब दुनिया ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए इक़दाम कर रही है, वहीं इसराइल मामलात को मजीद बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने हालिया हफ्तों में गजा की जंग बंदी के मुआहदे के लिए शराइत का मुतालबा कर दिया है, जिसके बाद
किसी भी मुआहदे तक पहुंचना मजीद मुश्किल हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने जुलाई के आखिर में साल्सों को इजाफी शराइत से आगाह किया। इनमें यह तजावीज़ शामिल थी कि इसराइल जनूबी गजा की सरहद पर कंट्रोल बरकरार रखे और जंग के बाद फलस्तीनियों को शुमाली गजा वापस जाने की कम इजाज़त दी जाए। इन शराइत ने इसराइल की अपनी मुज़ाकराती टीम के लिए के कई अराकीन को परेशान कर दिया, जिन्हें निश्चय है कि यह ताज़ा तरीन जंग बंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचाएंगे। ये बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है, बल्कि आज काबिज सहूनी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा और मकबूजा मगरबी किनारे के देहात पर हमला किया। सख्तगीर कौम परस्त वजीर बराए कौमी सलामती इतमार बिन गवेर ने मस्जिद अक्सा के हाथे में हजारों के हुजूम की क़यादत की और वहां दुआएं की। बिन गौर ने अपनी ज़ियारत और दुआ के दौरान बनाई गई एक वीडियो में गजा में हमास को शिकस्त देने का वादा किया। बिन गवेर, जो कि एक सख्तगीर सियासी जमात के सरबराह है जिस पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत का इन्हसार है, ने इसराइली पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में 2000 से ज़ायद इसराइलियों की क़यादत की, जो कि यहूदी तराने गाते हुए अहाते से गुजरे। इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा पर धावे की मुस्लिम उम्मा की जानिब से शदीद अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। तुर्की के मुताबिक इसराइली हुकूमत के ऐसे इक़दामात खित्ते में तशद्दुद को मजीद बढ़ावा देंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने भी अब इससे कुछ देर कबल जारी अपने बयान में इसराइल के कब्ज़े के हुकाम और गैर कानूनी आबादकारों की जानिब से अक्सा में खुली और बार बार की जाने वाली दरअंदाजियों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। अपने बयान में वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि वज़ारत इस बात पर जोर देती है कि मजहबी मुक़द्दसात का एहतराम ज़रूरी है, साथ ही मुमलिकत की जानिब से बैनुल अक़वामी कानून और मुक़द्दस मकामात की तारीख़ी हैसियत की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के नताइज के बारे में दोबारा खबरदार किया है। बात करेंगे, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जलालुल फर्रा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक फ़लस्तीनी है, एक सहाफ़ी है और पाकिस्तान के भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, बतौर तज्ज़िया निगार आप क्या देखते हैं, क्या ईरान इस पैमाने पे हमला कर सकता है, जबकि अमेरिका अब खुलकर इसराइल की मदद के लिए है, एक तरह से शील्ड बन गया है? बाज़ खबरों के मुताबिक तो उर्दन ने भी अमेरिका को अपनी एयर स्पेस देने का वादा कर लिया। तो क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा हमला मुमकिन होगा जितनी की हाइप क्रिएट हो चुकी है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सैयद अलहदा साहब। देखिए, सबसे पहले बात तो मुझे एक चंद सेकंड के लिए एक मौका दे कि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को, पाकिस्तान के अवाम को, गजा के अवाम की तरफ से आज़ादी मुबारक कहने का आप मुझे इजाज़त दे। जी जी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमें भी एक दिन अपना इस तरह झंडा लहराने के भी हमें नसीब फरमाए। हमारा ये जो झंडा है और हमारा भी एक दिन हमारा मुल्क भी आज़ाद हो, जिस आज़ादी से हम एक सदी से ज़्यादा, एक सदी 75 साल से नहीं, हम तो सल्तनत उस्मानिया से आज तक कभी आज़ाद नहीं हुए। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर है। मुबारक हो तमाम भाइयों के लिए, पाकिस्तानी भाई बहनों के लिए, सबके मुबारक। देखिए, मैं ईरान की बात में, देखिए अलहदा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि सब खौफज़दा है इस वक्त ईरान से, सब खौफज़दा है। इसराइल भी खौफज़दा है, इसराइल के जो साथी हैं, इसराइल के जो सपोर्टर्स ममालिक हैं, वो भी खौफज़दा है। जो खित्ता के अंदर जो ममालिक है वो भी खौफज़दा है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि अगर देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त इसराइल को इस तरह एहतियार फराम कर रहा है, इनकी जंगी जो बहरी जहाज़ें हैं वगैरह, ये तो वो चीज़ें इन्होंने जो बताई है, बहुत सी चीज़ें जो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, जो मशरिक़ वस्ता तक पहुँचा दिया इन्होंने। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ईरान हो सकता कि हमला कर ले इसराइल के ऊपर, लेकिन मुहताती से, एहतियात से करेगा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ईरान कोई बहुत सख्त हमला करेगा इसराइल के ऊपर। ये मेरी जाती ख्याल है, हो सकता मैं इसमें गलत थोड़ी सी ना चाहूंगा कि आपने इसके पीछे वाली दलील भी जरूर देनी है नाज़रीन को
کہ کیا وجہ ہے, یہ کیلکولیٹڈ حملہ کیوں ہوگا, یہ فل بلون وار کی طرف کیوں نہیں جائے گا, کیونکہ ہائپ تو اسی طرح کی بنی ہوئی ہے. مجھے چھوٹا سا وقفہ لینا ہے سر, میں وقفے کے بعد آپ ہی کے پاس آؤں گا سر, میں آپ ہی کے پاس آؤں گا, وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ کیوں لگ رہا ہے ایسا آپ سمیت دیگر تجزیہ کاروں کو کہ دیٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے فل بلون وار. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہیں. جنرل فرز صاحب, سوال یہی ہے کہ یہ فل بلون اگر وار نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی اتنا امپیکٹ بھی نہیں ہوگا خطے کے امن کے لیے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک حملہ ایران کی ایمبیسی پہ ہوا, ایران نے پلٹ کے ایک حملہ کر دیا, بات ختم ہو گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنے ہی میں ہی رہے گا اس کا جو دائرہ ہے, یا اس سے باہر جائے گا؟ دیکھیے علیہ صاحب, میں ایک عرض کروں, ابھی جو ایران حملہ کے لیے ڈیلے کر رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ آپ آپس میں بیٹھے, اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اس کا وجہ کیا ہے؟ کیا ایران کے پاس اختیار نہیں ہے؟ کیا ایران تیار نہیں ہے حملہ کرنے کے لیے؟ کیا ایران کو کیا چاہیے؟ کیوں ایران دن بدن ڈیلے کر رہے؟ اس سے پہلے بھی انہوں نے ڈیلے کیا ہے. یہ جو گیپ اس وقت ہے جس میں ایران اپنی تیاری کر رہا ہے, بظاہر یہ تیاری نہیں ہے, یہ ایران جو ہے انٹرنیشنل بین الاقوام کا جو نبض چیک کر رہا ہے, وہ یہ خطہ کا جو اندر جو نبض ہے وہ چیک کر رہے ہیں کہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو کیا ہوگا, کہ اسرائیل کا ری ایکشن کیا ہوگا, اسرائیل کا ساتھ کیا کون ساتھ دے گا, ہاں کون دے گا, اور ہمارا ساتھ کیا ہوگا. دیکھیے ٹو بی فرینکلی, ایران کو پتا ہے اسرائیل پر حملہ کرنے کا مطلب آگ میں کھودنا, آگ میں چلان لگانا, کیونکہ اسرائیل اکیلے نہیں ہے. اسرائیل کے جو سپورٹرز ممالک ہے, جو بڑے بڑے طاقتور ممالک, انہوں نے پہلے سے اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کے خلاف ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے, ہم اسرائیل کی دفاع کریں گے. تو ظاہر ہے ایران اپنا آپ کو عراق کی طرح دیکھنا نہیں چاہتا. یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے. لیکن جنرل صاحب, ایک جو امیج ایران نے بنائی اپنی کہ آئی ایم دی ڈیفینڈر آف پیلسٹین, اس کا کیا ہوگا سر؟ کیونکہ اگر وہ کوئی ایسا حملہ نہیں کرتا جس سے اسرائیل کو فرق ہی نہ پڑے کوئی, تو پھر ایک امیج بھی تو خراب ہوگا نا, کہ وہ اسرائیل نے آپ کے اندر گھس کے آپ کے مہمان کو مار دیا اور آپ ایک ہومیوپیتھک سے حملہ کر کے بیٹھ گئے. آپ سوال کیا کر رہے تھے سر؟ جی آپ سوال سن پائے میرا؟ آپ سوال کریں دوبارہ. میں ریپیٹ کرتا ہوں, بلکہ ہمیں ظفر ہلالی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, سابق سفیر. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. میں یہ سوال ہلالی صاحب آپ سے کرتا ہوں, پر یہ سوال میں جنرل فرز صاحب سے بھی کروں گا کہ از اٹ امپورٹنٹ فار ایران کہ وہ حملہ کرے, جواب دے پلٹ کے اسرائیل کو, اور اگر وہ دے گا تو کیا؟ سر بالکل لازمی ہے. دیکھیں اس وقت ایران, جلال صاحب میں ایک منٹ آپ کے پاس آتا ہوں. سر جلال صاحب سو سوری میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ظفر ہلالی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں, پھر ہمارا سلسلہ آگے چل پڑے گا. ہلالی صاحب, کیا یہ اب ایران پہ لازم ہے, اور کتنا بڑا حملہ, کتنی آپ اس کو ایسکیلیٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں, کس حد تک؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوتے تو وہ اب تک استعمال ہو جاتے. صحیح. ایران کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے, اور ایران اگر کوئی چیز کچھ اتنا پرووک کیا, اسرائیل ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ تیار ہے, F-35 کے ساتھ تیار ہے, پینیٹریشن بامز کے ساتھ تیار ہے. انہوں نے ٹیسٹ رنز بار بار کی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایران ان کو اٹیک کرے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک اچھا بہانہ ملے کہ وہ جا کے نہ صرف ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز, مگر ایران کی انڈسٹریل کیپیسٹی, ان کی الیکٹرک پروڈیوسنگ ہاؤسز, ان کے فیکٹریز, ان کا انڈسٹریل بیس کو ختم کریں گے. یہ ہے نیتن یاہو کا پلان, اور وہ چاہتا ہے کہ ایران اٹیک کرے. وہ ٹھہرے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں گے ان کا جواب کیا ہوتا ہے. تو اگر ایران must think 10 times, بھائی ایک نہ ایک دن آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز آئیں گے. IAEA نے کہا ہے کہ آپ کے پاس
पास न्यूक्लियर वेपन्स मार्च 2025 को हो जाएंगे, और आपको ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहिए। ईरान एक छोटा मुल्क है और आपके पास बहुत सारे ड्रोन्स हैं और आपकी डिलीवरी कैपेसिटी भी बिल्कुल सही है। तो जब तक आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, आप अगर कोई ऐसी हरकत करेंगे तो यू कैन बी लिटरली बॉम्ब्ड इनटू द स्टोन एज, जैसे तैयारी हो रही थी पाकिस्तान के साथ। अगर हम उनको अमेरिकनों के साथ खड़े नहीं होते ओसामा बिन लादेन के जमाने में जी। तो मेहरबानी से ये हम लोग जो हैं पाकिस्तान OIC और मुसलमान इमोशनली जो ईरान को कहते हैं तुम कुछ नहीं, तुम्हारे के मार दिया, शर्म की बेशरम किया, मैंने उनको शर्मनाक करने के लिए किया कि कुछ कर नहीं सकते हो, मगर दिस इज द गेम, यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू टॉलरेट इट। जब तक आपके पास वो कुव्वत नहीं हुई जो आप रिटेलिएट कर सके। और ठहरिए, वो कहते हैं रिवेंज इज अ डिश दैट इज बेस्ट हैड स्वीट। ठहरे आप, जब आपके पास होंगे 2-4 से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अगर 2-4 बम गिर गए इजराइल पे, उधर उगेगा क्या? वो कितना बड़ा एरियर है, उस पे रहेगा कौन न्यूक्लियर डेवस्टेशन के दौरान, माने न्यूक्लियर डेवस्टेशन के बाद? Who would like to live there? कौन सी सिविलाइजेशन होगी? तो ये सब चीजें उनको सोचना चाहिए और हम लोग उनको प्रोवोक नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा राइट। जलफरा साहब, इमिनेंट अटैक हो सकता है फॉर फेस सेविंग के लिए, बट अगेन आई थिंक आपकी बात को भी सेकंड किया जो आज से पहले आप कर रहे थे। हिलाली साहब ने भी यही कहा है कि शायद एक स्मॉल स्केल अटैक होगा जस्ट फॉर द फेस सेविंग। बिल्कुल, आपके जो मेहमान हैं सफीर साहब ने बिल्कुल मेरी बात की है। इस ईरान को पता है कि अगर मैं कोई रिएक्ट करूं या मैं कोई हमला करूं तो वही वाली बात है कि आग के अंदर चला लगाना। क्यों? इसलिए कि इस वक्त इसराइल के लिए बहुत से पावरफुल ममालिक है खड़े हैं इसराइल को सपोर्ट करने के लिए, ईरान का नामो निशान खत्म करने के लिए। मैं वही अर्ज करना चाहता हूँ, ईरान अपना आपको इराक, दूसरा इराक देखना नहीं चाहते। दैट्स वाई ईरान दिन ब दिन अपने हमले में डिले कर रहे हैं। ईरान चेक कर रहे हैं दुनिया को। लेकिन ये बात कहना जरूरी है, हमला करना ईरान के लिए जरूरी है। अगर हमला ना करे तो इस ईरान की हुकूमत, ईरान की क़यादत पर उंगलियां उठेगी, सवाल किया जाएगा इनसे। एक नहीं, दुनिया सवाल करेगी कि आपकी इज्जत कहाँ है, आपके वादा कहाँ है। हम सबसे पहले तो हम पूछेंगे, हम जो फलस्तीन है, मैं बतौर फलस्तीनी हूँ, मैं बतौर गज़ा का हूँ। मेरा लीडर इस्माइल हनिया साहब जो ईरान की सरजमीन पे शहीद हुआ है, मैं सबसे पहला बंदा खड़ा हो कि मैं ईरान से सवाल करूंगा कि आपने मेरा लीडर के लिए, मेरा लीडर का बदला का जो वादा आपने किया है वो कहाँ है? आज मैं अपनी बात करूंगा, आप दूसरों को छोड़े। पहले बात दूसरे, हिजबुल्लाह के अंदर जो इतना बड़ा रहनुमा, इतना बड़ा कायद, इतना बड़ा लीडर जो को शहीद किया गया है, इसका भी बदला होनी चाहिए। देखिए, ईरान को थोड़ा सा अपनी सख्त बयानातों से और धमकियों से आगे जाना चाहिए। धमकी ना दे, अभी मेरे ज़ाती ख्याल धमकी ना दे, अगर कुछ करना है तो करे। ये ईरान बस मैं नहीं समझता हूँ कि मेरा ज़ाती ख्याल अभी भी आप नोट कर लीजिएगा, आज का दिन और आज की तारीख है कि ईरान इतना कोई बड़ा रिएक्ट, कोई हमला इस पर नहीं करेगा। आप मुझे जी सर, आप मुझे इजाजत दे तो थोड़ा सा गज़ा के लिए मैं आपको, आपकी और आपके नाज़रीन को कुछ कहना चाहता हूँ। सर, गज़ा के हालात बहुत इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। मैं दुनिया पूरा मुसलमान से अपील करना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ता इस मजलूम अवाम को बचाया जाए, इस मजलूम बच्चों को बचाया जाए, बैतुल मुक़द्दस को बचाया जाए, जिसके ऊपर कल इसराइली वजीर जो दहशतगर्द बिन गफीर है उस पर भी हमला किया। अल्लाह के वास्ता
کم سے کم اپنے مسجد الاقصی کے لیے کھڑے ہو جائے، مسجد الاقصی کے لیے آپ کچھ کریں. شدید مذمتوں سے آگے جائے آپ، مذمتوں سے آگے بڑھیں. بہت بہت شکریہ جلال الفرا صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ظفر العلی سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لے کر ناظرین، وقفے کے بعد پاکستانی سیاست پر بھی بات کریں گے، اور ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، ایک لیفٹیننٹ جنرل کی گرفتاری، سابق لیفٹیننٹ جنرل کی گرفتاری کے بعد کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری اور ان کے خلاف تحقیقات کے بعد انکشافات کا سلسلہ جاری ہے. فوج کے ترجمان ادارے ISPR نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے، اس کا ایک حصہ بہت اہم اور چونکا دینے والا ہے. اس کے مطابق جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی متعدد بار پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی. تو یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد ایسا کیا کرتے رہے. ٹیلی ویژن پروگرامز میں سیاستدان اور صحافی اپنی معلومات کا اظہار کر رہے. سب سے اہم انکشاف وزیر دفاع خواجہ آصف کا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ شواہد اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، اس کی حکمت عملی طے کرنے میں جنرل فیض حمید کی مشاورت شامل تھی. خواجہ آصف نے یہ بھی بتایا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت بھی جنرل فیض حمید نے نون لیگ کی قیادت سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا ان کے سر پر ہاتھ رکھا جائے. یہی خبر سینئر صحافی حامد میر نے بھی دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کی منصوبہ بندی میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کردار تھا. حامد میر نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ جنرل فیض حمید جب ISI کے سربراہ تھے تو انہوں نے سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو قتل کرانے کی بھی کوشش کی. حامد میر کے مطابق جو الزام وہ لگا رہے ہیں، اس کے ثبوت بھی موجود کیے گئے ہیں. سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ فیض حمید کے خلاف کارروائی کے بعد سے تحریک انصاف بھی لیٹ جائے گی اور صحافی ارشد شریف کے قتل کا کیس بھی کھل جائے گا. فیصل وابڈا نے یہ بھی کہا کہ بانی تحریک انصاف پر فائرنگ کے بعد فوج کے جن افسران کا نام لیا گیا تھا، وہ بھی فیض حمید کے ایما پر لیا گیا تھا، کیونکہ فیصل وابڈا کے مطابق اگر بانی تحریک انصاف کچھ ہو جاتا تو ملک میں مارشل لا لگ جانا تھا اور فیض حمید کی آرمی چیف بننے کی خواہش پوری ہو جاتی. 22 جولائی کو جب تحریک انصاف کے دفتر پر چھاپا مارا گیا تو وہاں سے کچھ کمپیوٹرز اور دیگر دستاویزات بھی اٹھائی گئی تھی. صحافی عمر چیمہ نے انکشاف کیا ہے کہ ان کمپیوٹرز اور دستاویزات سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علم میں آیا کہ فیض حمید تو تحریک انصاف کے لیے سہولت کار. سینئر صحافی عامر الیاس رانا کے مطابق فیض حمید کے خلاف کارروائی کر کے نہ صرف انہیں فکس کیا گیا ہے بلکہ باقیوں کو پیغام بھی دیا گیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ فیض حمید نے جنرلز کالونی میں ایک گھر خریدا تھا، لیکن آرمی چیف کے حکم پر وہ خریداری منسوخ کر کے رقم فیض حمید کو لوٹا دی گئی. عامر الیاس رانا کے مطابق وجہ اس کی یہ تھی کہ آرمی چیف کے خیال میں فیض حمید اگر وہاں رہتے تو بھی خراب پیدا کرتے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.